हाय एवरीवन। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसका एग्जाम डोज एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इस जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं अपने पास। तो देखो, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि देखो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं, है ना। तो जब भी आप रिवाइज करेंगे ट्राई करना पेपर से पहले अच्छे से अपने पहले नोट्स से पढ़ना है। आपको अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, और नोट्स पढ़ने के बाद आप एक बार एग्जाम डोज देख लेंगे। जब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप वापस से रिवाइज करोगे, उस टाइम पे आप ट्राई कर सकते हो कि नोट्स को जल्दी जल्दी टर्न करके पेजेस को देख लिया और लास्ट में वापस से इसको रिवाइज कर लिया। और एग्ज़ाम वाले दिन अगर आपको मॉर्निंग में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हो फिजिकल के, तो उस टाइम पे आपके पास जितने भी एग्जाम डोज हैं आप वो रिवाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बेसिकली सेट हो जाएंगे, रिविजन होती रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डिटेल में ऑलरेडी आपके पास हैं। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तरह क्वेश्चन ये बनता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होना है, यानी कि माइक्रोवेव एक्टिव होना है, क्योंकि ये माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए होते हैं यहाँ पर। अगर एक्टिव होना है तो वहाँ पे परमानेंट डायपोल मोमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप चेक करेंगे परमानेंट डायपोल मोमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। एक तो लीनियर मॉलिक्यूल्स, आपको ऑलरेडी पता है, जिनको हम एक ही एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद स्फेरिकल टॉप्स, जिसमें आते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। देन सिमेट्रिक टॉप, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक प्रोलेट और एक ऑब्लेट। एक चीज़ ध्यान रखो, जितने भी हमारे पास CNV पॉइंट ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे प्रोलेट होते हैं एक्सेप्ट C2B। C2B को छोड़ के जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, प्रोलेट होंगे। गाइस एक चीज़ ध्यान रखो, जो हमारे पास ये अमोनिया वाला मॉलिक्यूल है ये प्रोलेट होता है। मैंने आपको क्लास में प्रोलेट ही बताया था, लेकिन किसी एक टेस्ट में जहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके था वहाँ पर मैंने इसका आंसर ओब्लेट बोला है, तो इसका आंसर प्रोलेट ही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक टेस्ट में गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन इसका आंसर प्रोलेट ही है। अमोनिया प्रोलेट होता है, ओब्लेट नहीं होता। आप सिंपल सा ध्यान रखो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉइंट ग्रुप CNV होगा उनको हम प्रोलेट बोलते हैं एक्सेप्ट C2B। ठीक है, और जो हमारे पास जितने भी DNH होंगे एक्सेप्ट D2H, सारे क्या होंगे, ओब्लेट होते हैं। इतना ठीक है। ओके, इसके बाद एसिमेट्रिक टॉप आते हैं, जिसमें हमारे पास CNH, C2B या फिर CS पॉइंट ग्रुप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो मेन कंफ्यूजन आपको अमोनिया की थी, ध्यान रखना अमोनिया प्रोलेट ही होता है। देन रोटेशनली एक्टिव या फिर माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट होना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। इसके बाद अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनके जो एंड्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एंड्स जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमने लिखा तो M1 M2 है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एटम सेम है तो मास भी सेम रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन का डिस्टेंस R1 है, कार्बन ऑक्सीजन का डिस्टेंस R2 है, दैट मीन्स दोनों सेम ही हुए। M1 इज इक्वल टू M2, R1 इज इक्वल टू R2। ऐसे करके हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बन जाएगा, और टोटल करेंगे तो हमारे पास दोनों सेम ही है, तो 2m1r1² आएगा। ये हम कब यूज़ करेंगे, ये हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास एंड्स जो हैं वो दोनों सेम हो, सेम एटम्स अटैच्ड हो, या फिर अगर लीनियर मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों अलग अलग एंड्स है उसके पास, जैसे HCl हो गया, H अलग Cl अलग, उस वाले केस में क्या करते हैं,
हम म्यू आर नोट स्क्वायर यूज कर देंगे हमारे पास रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास के फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं, ऐसे ध्यान रखो। ये इस तरह से होता है फॉर्मूला इसका, 1/m1 + 1/m2, ये होता है रिलेशन। कभी ऐसा ना हो एग्जाम में निकालते टाइम आप ये कर दो कि m1 + m2 अपॉन m1 × m2, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड मास को ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला ये रहता है। अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो कि बाय में रहता है और एडिशन होता है इनका। इसके बाद रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला, इसको हम बहुत बार यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। bj × j + 1 आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे b की वैल्यू किस में, पर सेंटीमीटर में है, तो एनर्जी भी किस में आएगी, पर सेंटीमीटर में आएगी। और यहाँ पर b की वैल्यू क्या होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बार बार बहुत अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रोटेशन में तो यूज कर ही रहे हैं, रोटेशनल रमन में भी इसको यूज करेंगे। और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पर भी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालते टाइम हमारे पास b की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो b की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए h/8π²IC, और ये किसमें, पर सेंटीमीटर में है। एक और चीज काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है पेपर में, बट चांसेस है कि आ जाए। फॉर्मूला होता है 12I ω²। ये क्या है, अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर आपको एनर्जी की वैल्यू पता है और ये भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एनर्जी अपने पास है bj × j + 1, उसको हम इक्वेट कर देंगे इसके, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज करके हम एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन t = 2π/ω। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाले फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले भूल जाओ। और सिंपल क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड, सॉल्व होना चाहिए वो क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल्स की, इसे ऐसे दिखा सकते हैं, जे की वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी ऐसे निकलती जाएगी। अगर इनका डिफरेंस देखें तो जो फर्स्ट वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 2b तक ना, तो पहली लाइन आएगी 2b पे। उसके बाद एनर्जी इतनी है, इतनी चाहिए, कितना डिफरेंस, 4b का, तो नेक्स्ट लाइन आएगी 4b के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक 6b के ऊपर। ऐसे करके आपको 2b, 4b, 6b, 8b ऐसे करके लाइन्स देखने को मिलेंगी। इनके में स्पेसिंग कितनी है, 2b की। तो अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है 2b का। सेपरेशन भी पूछते हैं कि रोटेशनल लेवल्स में सेपरेशन कितना होगा, दैट मीन्स आपसे वो 2b की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, जब भी बात करेंगे सेपरेशन बिटवीन टू रोटेशनल लाइंस, आप b नहीं लिखेंगे, 2b लिखेंगे हमेशा। ठीक है, ओके। और ये डिफरेंस, ये तो आप जनरलाइज वैसे भी कर सकते हो, इस तरह से 2b × j + 1। सिलेक्शन रूल क्या होता है रोटेशनल में, डेल्टा j = +-1। ये कब रहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अगर, उस वाले केस में डेल्टा j = 0 एंड +-1 दोनों ही अलाउड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें सिंपल j = 0 और j = 1 लेवल की, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी आपको स्पेक्ट्रा में। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, उस वाले केस में आपको ये फर्दर स्प्लिट करेगा 3 लेवल्स पे, +1, 0, -1 में। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल हो जाएगा डेल्टा j = 0 एंड +-1। तो आपको 3 लाइन्स देखने को मिलेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आप एब्सेंस ही कंसीडर करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया है, क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप एब्सेंस कंसीडर करेंगे और सिर्फ डेल्टा j = +-1 वाला सिलेक्शन रूल ही देखेंगे। क्लियर है, अगर मेंशन कर दिया उस वाले केस में आप ये वाला सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे। ओके, अगर बात की जाए इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो इंटेंसिटी जो वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर।
अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला ये होता है और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, नेट में भी और गेट में भी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लोअर लेवल, ये हायर लेवल, अपर लेवल बाय में लोअर लेवल है, ये डीजेनरेसी है हमारे पास अपर लेवल की, ये ग्राउंड लेवल की अपने पास, या फिर लोअर लेवल की डीजेनरेसी है, ऐसे करके। अगर मैं डीजेनरेसी को अवॉइड करूं, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपको डीजेनरेसी की वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डीजेनरेसी नहीं है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले पे बेस ना एक क्वेश्चन बनता है कि बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होगा या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर मतलब इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। सो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, एंड e⁻0 इज 1, देयरफॉर दोनों की पॉपुलेशन सेम हो जाएगी। तो कंक्लूजन यहाँ से ये आता है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट टेम्परेचर हुआ तो उस वाले केस में हमारे पास सारे लेवल्स इक्वली पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर दो तरह के ग्राफ बनते हैं पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन वर्सेस जे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डीजेनरेसी अगर इंक्लूड नहीं कर रखी है इस तरह का ग्राफ रहेगा, इस तरह से। अगर डीजेनरेसी इंक्लूड कर रखी है दैट मीन्स डीजेनरेसी का मीनिंग क्या होगा, 2j+1। अगर ये इंक्लूड कर रखा है तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है। ग्राफ दोनों पॉपुलेशन वर्सेस जे ही हैं, डीजेनरेसी का डिफरेंस है। अगर डीजेनरेसी इंक्लूडेड है ऐसे बनेगा, इंक्लूडेड नहीं है ऐसे बनेगा, ओके। तो यहाँ से हम दो चीज़ें बोल सकते हैं, जो पॉपुलेशन अगर हमें निकालनी होगी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो डीजेनरेसी और एक ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ से हमें एक वैल्यू देखने को मिलती है जे मैक्स की वैल्यू। ये आपको पूरी डेरिवेशन याद होने की नीड नहीं है, सिंपल फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखो, √kT/2BHC -½ ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में के क्या है अपने पास, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.3 × 10⁻23 है ना, ये पता होना चाहिए। बी आपको पता है पर सेंटीमीटर में होगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मान लो मैं आपको जे की वैल्यू दे दूं और ये पूछूं टेम्परेचर ऑफ फ्लेम निकाल दो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी क्या है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम यूज फॉर एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन होगा लोअर लेवल से अपर लेवल पे, जो फ्लेम यूज की गई है एक्साइटेशन के लिए उसका टेम्परेचर आपको निकालना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद ये है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। गेट में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और नेट में भी आते हैं, तो आप ना इसको इग्नोर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये होती है कि हमारे पास जो बी है, रोटेशनल कांस्टेंट जो बी है, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। दैट मीन्स अगर आपके पास मास ज़्यादा होगा तो बी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रिलेशन ये है, वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेज ऑन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास पहले कार्बन 12 था, अब मैंने कार्बन 13 ले लिया, मास बढ़ गया। अगर मास बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, दैट मीन्स बी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो रिलेशन ऑपोजिट आता है। इसके बाद हमने जो भी देखा कि हमारे पास जो सेपरेशन होती है लेवल्स के बीच में, वो हमेशा क्या रहती है, 2b रहती है। ये हम बात कर रहे थे रिजिड रोटर की, जहाँ पर स्पेसिंग साइड लाइंस के बीच में कितनी है, 2b का गैप आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिजिड रोटर की, तो वहाँ पर स्पेसिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो 2b नहीं होती है। जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी स्पेसिंग कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले अगर ऐसे ऐसे है तो आगे ज़्यादा कम हो जाएगी ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये किसके केस में है, नॉन रिजिड रोटर के केस में।
ये रिजिड वाला माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गेट में एक बारी आपसे शायद डी की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली थी, जे दिया हुआ था, बी दे रखा था, एनर्जी दे रखी थी, आपको डी की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ फिजिकल में फॉर्मूला याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 4b³ अपॉन न्यू स्क्वायर। न्यू क्या होता है यहाँ पर 1/2πc k/μ, ये है, ठीक है। ओके, तो रोटेशनल तो खत्म हो गया। अभी देखते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं फिर से बोल रही हूँ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वो टिप्स पे होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास रोटेशनल में माइक्रोवेव, जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशंस यूज होती हैं, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए। अगर बात करें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पर ना बाकी सारे मॉलिक्यूल्स तो एक्टिव होंगे एक्सेप्ट होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फिर कहो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस में हमारे पास होमोन्यूक्लियर यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे वाले दो एटम्स से मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल जो दोनों सेम हो, न्यूक्लियस सेम होने चाहिए। जैसे हमारे पास H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब ये एक्टिव नहीं होते। इसके अलावा सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं। यहाँ पर सिंपल बात है, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाना है बेसिकली। ये इसके पास क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था। ऐसे तो क्या होगा, कंप्रेशन हो गया ऐसे ऐसे करके, इस तरफ कंप्रेशन हो रही है, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ पर ना आपको ये ध्यान रखना है, F इज इक्वल टू माइनस dV/dx होता है। हुक्स लॉ को फॉलो करता है वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। F हमारे पास ये रहता है, एनर्जी यहाँ से ये आती है, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखना। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे पास रिजिड रोटर में लाइंस के बीच में 2b का सेपरेशन था, कांस्टेंट था गैप, है ना, 2b होता है, लेकिन नॉन रिजिड में आगे जाके डिक्रीज करता है। सिमिलर केस हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में स्पेसिंग इज इक्वल, लाइंस के बीच का गैप h ओमेगा होता है हमेशा, ठीक है। गैप हमेशा आपको सेम मिलेगा, लाइंस जो वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, सबका गैप सेम। ये कब है, SHO वाले केस में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में। यहाँ पर हमने डेल्टा ए लिखा, सेम आएगा सारे लेवल्स के बीच में। और उसके बाद सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू ±1, ये रहता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में। एनर्जी का फॉर्मूला ये जूल्स में है हमारे पास पर सेंटीमीटर में, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें निकालनी हो 0 पॉइंट एनर्जी, दैट मीन्स ऐसे वाले लेवल जहाँ पे V की वैल्यू 0 जाए, वो हमारे पास हो जाएगी हाफ h ओमेगा, ठीक है। अगर बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो यहाँ पर लाइंस के बीच में स्पेसिंग जो है वो आगे जाके डिक्रीज करनी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी स्पेसिंग डिक्रीज करेगी। यहाँ पर दो चीज़ें और आती हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा, अगर वो बिल्कुल V इज इक्वल टू 0 वाले स्टेट में भी है तो भी उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट मीन्स कभी उसकी एनर्जी 0 तो होगी नहीं, है ना। ग्राउंड स्टेट में भी उसकी एनर्जी 0 नहीं होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है अपने पास, ये टोटल यहाँ से लेके देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है अपने पास, डेप्थ है ना, इस पोटेंशियल की डेप्थ है। अगर हम यहाँ से देखें तो मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी है, इसको अगर इतनी एनर्जी मिल जाए यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास ये डिसोसिएशन एनर्जी है। तो हम ये बोल सकते हैं जो ये डेप्थ है हमारे पास किससे मिलके बनी है, एक तो ये डिसोसिएशन वाली एनर्जी, साथ में ये वाली एनर्जी कौन सी है, ये 0 पॉइंट एनर्जी, ऐसे।
इसमें से किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में हमारे पास क्या आता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो सिंपल ये था हार्मोनिक में, अब वो ये बन गया है v प्लस हाफ माइनस वी प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा इंटू एक्सी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे जो हमारे पास ये एक्सी का है, अपने पास क्या बोलते हैं इसको, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है और स्मॉल होती है, 0.01 के आसपास आती है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप इसको 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0.01 लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा। फंडामेंटल ट्रांजिशन यानी कि वो वाला ट्रांजिशन जो ओरिजिनेट होगा कहाँ से, v इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक होगा, v इज इक्वल टू 1 तक। बात किसकी हो रही है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो डेल्टा ई ये आएगा। अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में डेल्टा v इज इक्वल टू +-1 +-2 सारे अलाउड होते हैं। सो v इज इक्वल टू 0 से लेके v इज इक्वल टू का ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन, ये है एनर्जी। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड ओवरटोन चाहे भूल जाना, लेकिन ये याद होना चाहिए। और बहुत सिंपल भी है। अगर आपको फंडामेंटल ट्रांजिशन का जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस है, वो पता है, क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, क्या करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, नेक्स्ट में यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, ऐसे करके देखो रिलेट करके याद कर लो। इसके बाद आते हैं हॉट बैंड, v इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक का ट्रांजिशन। यहाँ पर हमने सारे ट्रांजिशन v इज इक्वल टू 0 से कंसिडर करे थे। अब ये वाला ट्रांजिशन v इज इक्वल टू 1 से है। अब हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में लाया करती है ना। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कुछ पॉपुलेशन v इज इक्वल टू 1 वाले लेवल में भी जाएगी, तो फिर यहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएंगे। और एनर्जी डिफरेंस कितना है, ये कैसे करना है, सिर्फ 2 को 4 बनाना है, ठीक है। तो अगर पेपर में कुछ ऐसे पूछे आपसे कि कोई ऐसा एक कोई पीक है, कोई ऐसा बैंड है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है, तो ऐसा कौन सा होगा, हॉट बैंड होगा, क्योंकि हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपको ये ध्यान रखना है, नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद आता है वाइब्रेटिंग रोटर, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो रोटेट भी कर रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास क्या है, ये दोनों का सम हमने कर दिया, रोटेशनल एनर्जी देन वाइब्रेशनल एनर्जी। यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को अवॉइड किया है। जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था dj² इंटू j+1 का होल स्क्वायर, इस वाले एक्सप्रेशन को हमने यहाँ से गायब कर दिया। हमने सिर्फ ये कंसीडर किया है। डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है। यहाँ से हमें प्योर आर ब्रांच देखने को मिलेगी। ये अपने पास क्या है, बैंड ओरिजिन या फिर बैंड सेंटर कह लो इसको। बी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम ये वाइब्रेटिंग रोटर की बात कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वी वाले लेवल्स होंगे, ऊपर भी, जैसे v इज इक्वल टू 0 हो गया, v इज इक्वल टू 1 हो गया। मैक्सिमम ट्रांजिशन कहाँ से होते हैं, यहाँ से ना, v इज इक्वल टू 0 से। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या कंसिडर करा गया है, हमने जब ये डेरिवेशन करी थी कि जो ये वाला b है, ऊपर भी b की वैल्यू सेम ही रहेगी, b की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। लोअर और अपर लेवल के लिए दोनों वाले केस में b की वैल्यू सेम है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 +-2। अब देखो m पॉजिटिव कब होगा, अगर डेल्टा j +1 तो m की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा j -1 तो m की वैल्यू नेगेटिव। इसके बाद हम ये दिखा सकते हैं, हमने वाइब्रेशनल लेवल्स बनाए एंड देन अपने ये बस लेवल कौन सा है, ये सारा वाइब्रेशनल है। v इज इक्वल टू 0 है, क्या है, v इज इक्वल टू 1 है। अब वाइब्रेशन के बीच में क्या होता है, अपने पास रोटेशनल लेवल्स होते हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं 0 1 2 3 ऐसे करके। ये डेल्टा j इज इक्वल टू -1, यहाँ से क्या आएगा, अगर डेल्टा j -1 है तो क्या मिलती है, p ब्रांच। अगर डेल्टा j +1 है
तो मिलती है आर ब्रांच। मेन पॉइंट क्या है, ये हमारे पास बैंड सेंटर है या फिर इसको बैंड ओरिजिन कह लो। यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 की, तो 0 से स्टार्ट हो सकता है ट्रांजिशन, 0 से लेके +1 तक जाएगा। कितना हो गया, 1 - 0 1 हो गया। ठीक है, अगर बात करें पी ब्रांच की यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैंने स्टार्ट किया 0 से, कहाँ जाएगा फिर वो, हमें डेल्टा जे -1 चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि -1 लेवल पे जाए, और -1 लेवल तो है नहीं, दैट मीन्स 0 से कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। पी ब्रांच में 1 से स्टार्ट होगी, 1 से लेके 0, देन 2 से लेके 1, 3 से लेके 2, ऐसे करके ट्रांजिशन स्टार्ट होगी, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी पी ब्रांच। ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट जो लाइन आएगी पी ब्रांच में और जो आर ब्रांच में फर्स्ट लाइन आएगी, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4b का डिफरेंस है। और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव बार बार आपको 2b का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद मान लो जो स्पेक्ट्रा है आपका, जो ये प्योर आर ब्रांचेस आई हैं, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा आ गया और वहाँ से आप निकालना चाहते हो कि बी की वैल्यू कैसे निकली, क्या करते हैं फिर हम, जैसे मान लो ये पी का ऐसे ऐसे ना करके ये पी का कुछ है, ये पी ब्रांच है, और फिर यहाँ से कुछ ऐसे कुछ आ गया अपने पास आर ब्रांच। क्या करेंगे, अभी ऐसे ड्रॉ करेंगे। हम मेन ये सीख रहे हैं कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा हुआ तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बनाते हैं और मैक्सिमा लेते हैं, मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं यहाँ से ऐसे। इस मैक्सिमा को यूज करके हम निकालते हैं बी की वैल्यू। किस तरह से, ये हमने आर ब्रांच के लिए ले ली एनर्जी यहाँ पर जो भी होगी, और ये हमने ले ली पी ब्रांच के लिए, माइनस किया, जे कौन सी वैल्यू पुट करी है, जे मैक्स की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। ये डेरिवेशन ऑलरेडी आपके पास है नोट्स में। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट है इससे मैंने दोबारा से लिखा है यहाँ पर। जे मैक्स की वैल्यू पुट करी, ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, निकालने के बाद हमें ये पता है कि जो बी की वैल्यू है वो बहुत छोटी है इससे कंपैरिजन में, इसलिए इन वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हमने ये बचाया है। अगर हमने मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा यहाँ पे, -½ + 1 कितना होता है, +½ होता है। कट करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर +½ से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 4b, यानी कि 2b आ गया। तो प्लस में एक 2b वाली टर्म और होगी। फिर ये बोला गया है यहाँ पे कि क्योंकि b की वैल्यू काफ़ी छोटी है डेल्टा न्यू से, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और यहाँ से ऐसे करके हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कब यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा होता है तो मैक्सिमा लेते हैं, वहाँ से निकालते हैं। इसके बाद बात आती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। बात तो हम लीनियर मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 टाइप के होते हैं हमारे पास वाइब्रेशंस। एक तो पैरेलल वाइब्रेशन और एक होती है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। पैरेलल वाइब्रेशन में बिल्कुल वैसा होता है जो हम पढ़ के आए हैं अभी पीआर ब्रांच डायटोमिक मॉलिक्यूल में। जैसे वहाँ पर था स्पेसिंग 2b करके थी हमारे पास, बैंड ओरिजिन पे कोई लाइन नहीं थी, प्योर आर ब्रांच हमें देखने को मिली थी, तो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो फिक्स्ड है, अगर आपके पास क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर हुआ ना, तो लीनियर मॉलिक्यूल में आपको पक्का पीआर ब्रांच देखने को मिलेगी। ऐसे हमने क्वेश्चन भी करे ना क्लास में, उनको देख लेना एक बार कि अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो वहाँ पे पीआर ब्रांच तो पक्का देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो यहाँ पर PQR ब्रांच देखने को मिलेगी। इस बार Q पे भी एक लाइन आएगी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी उसकी। तो यहाँ से हमारे पास सिलेक्शन रूल चेंज हो गया, डेल्टा G इज इक्वल टू 0 और +-1। पहले वाले केस में क्या था, डेल्टा G इज इक्वल टू +-1 था, यहाँ पे 0 भी आ गया। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग Q ब्रांच हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके।
इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन जो होती है उसका एक इफेक्ट आता है हमारी इंटेंसिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, ध्यान रखना न्यूक्लियर स्पिन का इफेक्ट तभी आएगा अगर आपके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो। जैसे CO2 है, CO2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, है ना। अब हम देखेंगे इनकी न्यूक्लियर स्पिन। तो ऑक्सीजन एटम की न्यूक्लियर स्पिन होती है 0। इसकी वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा उसमें ऑल्टरनेट लाइंस की इंटेंसिटी 0 होगी। और CO2 वाले केस में जो ओड लेवल्स होते हैं उनका अगर आप ले रहे हो, ये IR वाला स्पेक्ट्रा अगर आप ले रहे हो, ट्रांजिशन कराओगे, PQR ब्रांच देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑल्टरनेट लाइंस मिसिंग मिलेंगी। कौन सी? J इज इक्वल टू ओड वैल्यूज वाली। ठीक है। अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल में भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है, इसी वजह से ऑल्टरनेट लाइंस मिसिंग होंगी। लेकिन यहाँ पर इवन लेवल्स की मिसिंग होती है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन अभी आया कि अगर कोई और पूछ ले हमसे तो कैसे बताएंगे, तो देखो ये ना आपको याद ही करनी पड़ती है। तो मेन पॉइंट ये है, आप ध्यान रखेंगे CO2 वाले केस में ओड मिसिंग, O2 वाले केस में इवन मिसिंग, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। हमेशा ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपके बुक्स में भी जनरली यही मेंशन होता है। याद कैसे रखेंगे ओड इवन का? CO2 में कितने हमारे पास 1 2 3 3 आइटम्स है ना, 1 2 3 ओड नंबर है तो ओड मिसिंग होती है। ये आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, ठीक, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। O2 में 2 आइटम्स हैं तो 2 मतलब क्या, इवन है तो इवन लाइंस मिसिंग होती हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं लास्ट में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। एक तो इंटेंसिटी देख लेना है यहाँ पर, ये आपको ऑलरेडी पता है। हमने यहाँ से रेडिएशन डाली, अब जो मॉलिक्यूल था क्या किया उसने, मॉलिक्यूल हमारे पास पहले वर्चुअल लेवल पे गया, वापस आके फर्स्ट लेवल पे रह गया। तो मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी इसकी। अब जो एनर्जी बाहर जाएगी उसमें कुछ डिक्रीज आ गया, डेल्टा ई क्या है, ये वाला पोर्शन गया अपने पास डेल्टा ई। ऐसे ही अगर जितनी आई है मॉलिक्यूल वापस गया वर्चुअल लेवल पे, सारी एमिट कर दी, एनर्जी सेम रहेगी, इसको हम बोलते हैं रेले लाइन। यहाँ पर मॉलिक्यूल पहले कहाँ पर था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऊपर गया, वापस नीचे तक आ गया। अब ये वाली एनर्जी क्या है, उसने एमिट कर दिया इतनी एनर्जी, तो हमारे पास जो रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं रमन। डेल्टा ई क्या है, रमन शिफ्ट। ठीक है। अगर बात करें इंटेंसिटी की तो इसकी मैक्सिमम होती है, देन स्टोक्स लाइन की, देन एंटी स्टोक्स लाइन की। रीजन कॉन्सेप्ट सब कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी है ही। अगर बात करें कौन से वाले मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो एक चीज ध्यान रखना, स्फेरिकल टॉप को छोड़ के बाकी सारे एक्टिव होते हैं। स्फेरिकल टॉप में कौन आता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। इनके अलावा बाकी सारे एक्टिव रहेंगे। सिलेक्शन रूल क्या होता है, J इज इक्वल टू 0 एंड +-2। ये रहेगा आपका डेल्टा ई यानी कि रमन शिफ्ट, डेल्टा ई यानी कि रमन शिफ्ट। तो इसको आप यूज करके निकाल लेंगे। इस तरह से रहता है। ये हमारे पास रेले लाइन यहाँ पर है, ये अपने पास स्टोक्स लाइंस, ये अपने पास एंटी स्टोक्स लाइंस। डिफरेंस कितना है, 6b का डिफरेंस है, उसके बाद 4b ऐसे करके। ठीक है, आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है, इसके बाद तो आप निकाल लोगे। इसको देख लेना ध्यान से एक बार। फिर आता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे भी मॉलिक्यूल, चाहे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, होमोन्यूक्लियर हो, कैसा भी चलेगा, कोई मॉलिक्यूल हो, सारे ही मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। भूलना नहीं इस बात को। डेल्टा ई ये होता है, तो ये हमारे पास रेले लाइन, इसमें अगर आप कुछ इतना ऐड कर दोगे तो एंटी स्टोक्स लाइंस आ जाएंगी, माइनस कर दोगे तो स्टोक्स लाइंस आ जाएंगी। लास्ट में आता है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करवा सकते हैं एग्जाम में।
तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, ध्यान रखना ये तभी अप्लाई होगा अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी हमारे पास ऐसे वाइब्रेशंस जो रमन में एक्टिव होंगी वो आईआर में इनएक्टिव होंगी, एंड वाइस वर्स। मतलब क्या होगा इसका कि अगर रमन में इनएक्टिव है तो आईआर में एक्टिव होंगी, ऑपोजिट चलता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, वहाँ पर वाइब्रेशंस दोनों रमन और आईआर में एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वाइब्रेशंस जो रमन में एक्टिव होंगी वो आईआर में एक्टिव नहीं होंगी, और जो आईआर में एक्टिव होंगे वो रमन में एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना आपको करना था। मैं बस सिर्फ रिमाइंड करवाती हूँ आपको एक बार। अगर हम बात करें माइक्रोवेव की यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल है आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है या फिर नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लोगे। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सिंपल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सारे एक्टिव होते हैं। फिर हम आते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, वहाँ पर स्फेरिकल टॉप यानी कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल को छोड़ के बाकी सारे एक्टिव होंगे। लास्ट में वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल एक्टिव होता है। तो ये था आपका एग्जाम डोज फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का या फिर आप कह लो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इतना रिवाइज कर लेना, इसके बाद आपके सारे फॉर्मूले माइंड में आ जाएंगे। आप ऑलरेडी देख चुके हो कितना कितना स्पेसिंग क्या होती है, इतना काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन आपने खुद से देख लिए होंगे, क्वेश्चन ईजी आते हैं इस वाले पोर्शन से। सो दैट्स इट, इसको भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं।